गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं रिमझिम 5 पाठ 1 राग की रस्सी का अभ्यास कार्य। तो चलिए, पहले पॉइंट पर है भोला भाला और इसके अंदर जो आपको वाक्य दिया गया है उसमें लिखा है तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो आपने पिछली वीडियो में कहानी तो सुनी थी। चलिए सोचिए कि वो चिंतित क्यों रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। पहले पॉइंट जो कि भोला भाला है में का प्रश्न है तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। कुछ याद आया? इसका उत्तर तो ऊपर ही दिया गया है कि तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत भोला भाला था और जिसके कारण वे बहुत चिंतित या परेशान रहते थे। सिंपल। चलिए अब खा प्रश्न देखते हैं। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करती? यदि आप तिब्बत के मंत्री की जगह होते या आपका मित्र कोई बहुत भोला भाला होता तो आप सोचिए आप उसके लिए क्या करते कि उसे समझदारी और सूझबूझ समझ आए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये उत्तर आप खुद ही सोचिए। मैं कुछ उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे कि आप उसे अपने मित्र को या अगर आप तिब्बत के मंत्री की बेटे की जगह होते कुछ ऐसी कहानियां सुना सकते थे जिनसे उसे समझदारी और सूझबूझ का बहुत ज्ञान हो जाए। चलिए अब देखते हैं शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। ये वाक्य आपके पाठ से ही लिया गया है, आपकी कहानी से ही लिया गया है। मंत्री ने अपने बेटे को कहाँ रवाना किया? शहर की तरफ। अब इस पर पहला यानी का प्रश्न है मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? यदि आपने कहानी सुनी है तो आप इसका उत्तर अवश्य दे सकते हैं। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? ताकि मंत्री का बेटा भेड़ों को लेकर जाए और अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन्हें नुकसान ना पहुंचाते हुए 100 जौ के बोरे भी वापस लेकर आए और समझदार और सूझबूझ से काम करना सीख जाए। चलिए अब खा प्रश्न देखते हैं। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? ये प्रश्न बड़ा खास है कि शहर में ही क्यों भेजा, आसपास के गांवों में क्यों नहीं भेजा या किसी और जगह क्यों नहीं भेजा? उन्होंने शहर का ही चुनाव क्यों किया? जैसा कि हम जानते हैं जब हम गांवों से शहरों में आते हैं तो यहाँ पर व्यापार, व्यवसाय, कामकाज और बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ की आबादी बहुत सारी होती है जिसमें लोग नए नए काम कर सकते हैं। इसीलिए मंत्री ने शहर का चुनाव किया होगा। अगर आपके पास कोई और कारण भी है तो आप अवश्य लिखें। गा, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। यदि हाँ तो क्यों और यदि ना तो भी क्यों। हम्म आपके पिता या आपके दादा दादी, आप उन सभी से ये सवाल जरूर पूछें। आपके लिए इसका उत्तर बहुत रोचक होगा क्योंकि आपको तरह तरह के कारण जानने को मिलेंगे कि कोई भी अपने गांव, अपने प्यारे घर को छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाता है। सोच रहे हैं ना आप? तो सोचिए और पूछिएगा जरूर। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। महिला, पुरुष और बच्चे सबका अलग-अलग नजरिया होगा और यदि आप अलग-अलग लोगों से बात करेंगे तो उनके नजरिए को समझने और जानने की अपनी नॉलेज बढ़ा पाएंगे। अब अगला देखिए प्रश्न शहर की तरफ में ही नंबर 2 पर है। जौ,
एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। क्या आपने खाया है? सोचिए। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के बारे में भी पता कीजिए। जैसे दूसरा अनाज क्या है? गेहूं, जिसकी रोटी बनती है। आपके घर में अलग-अलग मौसम में, गांव में, शहरों में तरह-तरह के अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है। उनकी रोटियां बनाई जाती हैं और अनाजों से बहुत सारे अन्य तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। आप इसमें अपनी मम्मी की मदद भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ तो आपको एक दो उदाहरण तो दूंगी ही। गेहूं और जौ के अलावा मक्का, बाजरा ये भी दो अनाज है। इनकी रोटी आपने शायद खाई भी हो। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। आप चौथी कक्षा में हैं तो संज्ञा शायद कभी तो पढ़ा ही होगा आपने। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा तो बहुत पुरानी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। गेहूं और जौ अलग-अलग किस्म के अनाज के नाम हैं। तो किसी के भी नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अनाज एक पूरी जाति है जिसके अंदर बहुत सारे अन्य अनाजों के नाम आते हैं। तो पूरी जाति का मतलब अनाज एक जातिवाचक संज्ञा है। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। जैसे कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो देश एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जबकि मैं अगर भारत, नेपाल, भूटान इन सब जगह की बात करूं, यानी देशों के नाम की बात करूं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा। रिमझिम आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आपकी बहुत सारी पाठ्यपुस्तकें हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं नीचे दी गई वस्तुओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। आपने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं की जो समझ बनाई है, उसके आधार पर नीचे दिए गए शब्दों को वर्गीकृत करना है। जैसे लेह। लेह एक जगह का नाम है। मुझे उम्मीद है आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे दिल्ली, जहाँ हम रहते हैं, एक जगह का नाम है। तो इसी तरीके से लेह भी क्या है? एक जगह का नाम। और नाम को कौन सी संज्ञा कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। धातु। धातु एक पूरी जाति है जिसके अंदर बहुत सारी धातुएं आती हैं। जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी धातुएं इस पूरी जाति के अंदर आती हैं। तो धातु क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और अगर हम लोहा, सोना, चांदी जो कि पर्टिकुलर धातु का नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। शेरवानी। शेरवानी एक खास तरह के वस्त्र का नाम है। खास तरह के वस्त्र का नाम यदि वस्त्र होता तो वो जातिवाचक संज्ञा होता, क्योंकि वस्त्र में अनेक प्रकार के वस्त्र आ सकते हैं। परंतु शेरवानी एक खास तरह के वस्त्र का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। भोजन। आप देख सकते हैं कि भोजन में आपको कितनी तरह-तरह के भोजन मिलते हैं। बहुत तरह-तरह के खाने आपको पसंद होंगे। जैसे मेरा मनपसंद खाना तो पनीर है। तो पनीर क्या होता? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि भोजन एक जातिवाचक संज्ञा है। तांबा। देखिए आ गया ना तांबा, यानी एक खास धातु का नाम। इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खिचड़ी। देखिए खिचड़ी एक खास तरह के भोजन का नाम है, जो कि भोजन की पूरी जाति के अंदर आने वाला एकमात्र व्यंजन है। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर। अब आप देखिए शहर क्या है? एक पूरी जाति है जिसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग शहरों के नाम आ सकते हैं।
तो शहर है जातिवाचक संज्ञा। वेशभूषा, अब वेशभूषा है एक पूरी जाति, क्योंकि वेशभूषा में अलग अलग वेशभूषाएं आ सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्तरी भारत के लोगों की वेशभूषा अलग होती है, यदि आप दक्षिणी भारत के लोगों को देखेंगे तो उनकी वेशभूषा अलग होती है। तो अलग अलग वस्त्रों के नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, परंतु वेशभूषा एक जातिवाचक संज्ञा है। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा में के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखिए। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कोई भी तीन आप अपने आसपास देखकर लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, तुम शेर, मैं सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। ये एक प्रकार के मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है इसमें। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, मतलब इसकी समझदारी को सब जान गए। नहले पर दहला, मतलब जिसको चुनौती दी गई उसने उस चुनौती का पूरा सही से उत्तर दिया। तुम्हें भी यही करना होगा। चलिए देखते हैं क्या गतिविधि दी गई है। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी चिट को एक डब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डब्बे से एक चिट निकालकर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। क्योंकि हम अभी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो हम ये काम स्कूल में ना करके आप अपने घर में कर सकते हैं। आप ये एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, एक बहुत अच्छी गतिविधि है, इसे आप घर में जरूर करें और देखें आपके घर का बीरबल कौन है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी आपको लिखना है, सोचना है। तो पूरी कहानी सुनने के बाद आप ये जरूर सोचिएगा कि क्या ऐसा सचमुच था या नहीं। सींग और जौ। पहली बार मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से आपको सोचकर बताना है। देखिए, भेड़ों के बालों से तो मैं आपको समझाती हूँ कि ऊन बनता है। उस ऊन का उपयोग गर्म कपड़े, रजाइयों में भरने और भी तरह तरह के कामों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से सींग सींग का इस्तेमाल पुराने जमाने में कंघियां, औजार बनाने में किया जाता था और अब भी इनका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जा सकता है। आप अपनी कल्पना से और भी चीजें सोचिए और जरूर बताइए। बात को कहने के तरीके। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो? मैं अपनी आवाज का प्रयोग करके इनको अलग अलग तरह से कहती हूँ, परंतु आप शीशे के सामने खड़े होके ये करिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चैन से जिंदगी चल रही थी, होशियारी तो उसे छू कर भी नहीं गई थी। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। आप शीशे में कहकर जब ये वाक्य बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे के हाव भाव हर वाक्य में बहुत अलग होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क है? ये दो शब्द बहुत ही खास शब्द है और इनमें बहुत हल्का सा अंतर है। इनके बारे में आप जब अपने आसपास की भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो जरूर सोचें। चालाक का मतलब होता है कि उसमें स्वार्थ की भावना है। चालाक इंसान दूसरे का नुकसान करके भी आगे बढ़ सकता है, परंतु होशियार इंसान ना अपना नुकसान होने देता है और ना दूसरों का नुकसान होने देता है। इसके और भी बहुत सारे मतलब हो सकते हैं जो कहानी या जिस जगह पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं उसके आधार पर बदल सकते हैं।
आगे पढ़ते हैं इसमें। किस आधार पर तुम किसी को चालाक या होशियार कह सकती हो? अब जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें तो जरूर सोचें कि आप किसी इंसान को चालाक कह रहे हैं या होशियार, और अगर ऐसा है तो क्यों है। इसी प्रकार भोला और बुद्धू। भोला इंसान जरूरी नहीं है कि बुद्धू हो, क्या पता वह बहुत ज्ञानी हो, परंतु अपने भोलेपन के कारण वह दूसरों की बात को उस तरीके से नहीं लेता, नहीं समझता। परंतु बुद्धू इंसान वह होता है जो अपने दिमाग का, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करता। लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, क्यों? लोनपोगार के बेटे ने जिससे शादी करी उस लड़की को आप समझदार कहेंगे या बुद्धिमान? असल में समझदार या बुद्धिमान एक तरह से पर्यायवाची शब्द भी हैं, परंतु जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम थोड़ा सा सोच समझ कर करते हैं। ये सारे शब्द आपके लिए आपकी भाषा में इस्तेमाल होते समय आप जरूर नोटिस करिए, जरूर इसका ध्यान रखिए कि आप कौन से शब्द को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब अपना अभ्यास दोबारा दोहराइए और खुद करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।